हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बेटा जी, हम लोग बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का पहला चैप्टर, और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ क्लास 9th का ही सेकंड चैप्टर यानी दूसरा अध्याय, और जिसका नाम होने वाला है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी अगर मैं बात करूं बेटा आपसे कि आपने एक शब्द सुना होगा मिश्रण, आपने एक शब्द सुना होगा मिलावट। क्या है ये सारे शब्द? यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, इन सारी बातों पे चर्चा करेगा ये चैप्टर आप लोगों के साथ। एक बात और बता दूं, इसमें आप लोगों को जो मुख्य इंपॉर्टेंट तौर तरीके देखने हैं, परिभाषा और उनके उदाहरण। अगर आप परिभाषा को समझ गए, आप उदाहरण को समझ गए, तो आप आसानी से इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। नो डाउट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही ताजी और रोमांटिक क्लास होने वाली है आज की, जिसका नाम होने वाला है विज्ञान विषय कक्षा 9वीं अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शून्य हैं, शुद्ध हैं। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों के एग्जाम में पृथक्करण की विधियों में भी पूछा जाता है। आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन सी विधि किसके लिए पृथक्करण के रूप में यूज की जाती है, उसमें भी हम इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे और एग्जाम में बहुत बढ़िया कर पाएंगे। तो नो डाउट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहली पिक्चर आप लोगों के सामने आ रही है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और इसमें ये आप लोगों के पास कुछ पिक्चर्स है। इन पिक्चर्स को देख करके बताइए ये क्या है। सर ये चीनी है। ये क्या है? चीनी है। क्या चीनी में मिलावट होती है? चीनी क्या है? मिश्रण है कि यौगिक है, तत्व है कि क्या है? ये बेटा जी कपूर है। क्या है ये? कपूर है। कपूर को भी समझेंगे। ये क्या है? ये तेल है, तिल का तेल है। ये क्या है? सरसों का तेल है। ये क्या है? दूध है। दूध है। ये इतनी सारी चीजों की फोटो मैं लेकर के आया हूं आपसे। अब बताइए कि किस चीज में मिलावट होती है, किस चीज में मिलावट बहुत ज्यादा और कॉमन और रेयर देखने को मिलती है। भैया चीनी में मिलावट हम लोग रेयर देखते हैं। चीनी है तो चीनी है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां दूध की, तो दूध आजकल क्या कंडीशन बन गई है इसकी? ये कंडीशन है कि अगर हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं, 1 लीटर दूध ले रहे हैं, तो उसमें 200 ग्राम क्या रहता है? 200 ग्राम उसमें क्या रहता है? पानी की मिलावट रहती है। सदाबहार है, ये बात जानते हैं आप लोग, जानते हैं। अच्छा, अब ये मिलावट हुई कैसे, क्यों की गई? तो पता है आपको, फायदा कमाने के लिए। यानी जहां ये 200 ग्राम पानी मिला देगा, अगर 200 ग्राम दूध ज़्यादा देना पड़ेगा इसको, तो वहां पर इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कुछ पैसा इसको कम मिलने लगेगा, है ना। अब 200 करके अगर 5 लीटर में से 1 लीटर बचा लिया इसने, तो 1 लीटर दाम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। पक्की बात है, इतना समझ में आती है बात। आइए इन्हीं बातों के साथ आज के एक कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे हम लोग। आज एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था उस आधार पे, क्या डिस्कस किया था हमने सबसे पहली बात जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था पदार्थ के बारे में। क्या है पदार्थ? अगर मैं आपसे एक बार में पूछूं तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे कि वे कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान होता है। जिसमें क्या होता है, उसमें द्रव्यमान होता है। और क्या होगा सर? द्रव्यमान के साथ साथ अगर वो स्थान घेरे, यानी कि उसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो। और तीसरी बात हमने बताया था कि जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसको हम क्या कर सकें, महसूस करें, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक है सर, ये बात तो हमको आ गई, ये बात आपने हमको कल बताई थी। अगर मैं एक छोटी सी बात और कहूं पदार्थ की अवस्था के बारे में, तो पदार्थ की आपने मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं पढ़ी? पदार्थ की आपने मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं पढ़ी? पहला पढ़ा आपने ठोस, दूसरा पढ़ा आपने क्या? द्रव, और तीसरा पढ़ा आपने क्या? गैस। यानी हमने ठोस को भी पढ़ा, द्रव को भी पढ़ा और गैस को भी पढ़ा।
इनके बीच में मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क दिया था कि इनके बीच में अंतर आप लोग लिख के याद कर लेंगे। किसने किसने होमवर्क किया है जरा एक बार ईमानदारी से बता दीजिएगा। किसने किसने ये वाला होमवर्क कर लिया है ठोस, द्रव और गैस में अंतर का? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। जिन लोगों ने किया अच्छी बात है। इसमें आगे हम लोग अगर बात करें तो इसी आधार पे, जिस प्रकार से हमने इसकी अवस्था के आधार पे 3 रूप में बांटा था, इसी आधार पे पदार्थ को और भागों में बांटा जा सकता है। उन सब की हम लोग क्या करेंगे? परिभाषा और क्या करने वाले हैं? उदाहरण करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये एक चार्ट आया आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सा चार्ट है। देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। क्या है भैया चार्ट में? सबसे पहले हमने लिखा पदार्थ, क्योंकि हमें इसी का क्या करना है? वर्गीकरण। आपसे 2 नंबर में चार्ट बनाने के लिए भी कह सकता है कि पदार्थ का वर्गीकरण एक चार्ट के माध्यम से करिए। तो इसको मैं क्या लगाऊंगा? इसको मैं लगा दूंगा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब पदार्थ के मुख्य रूप से 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, अगर उसके भौतिक वर्गीकरण की बात करें या उसके रासायनिक वर्गीकरण का बात करें। भौतिक वर्गीकरण हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है आपके साथ। वो किस रूप में? ठोस, द्रव और गैस के रूप में। इसकी कहानी तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इसकी कहानी को अगर आपको देखना है तो कल पीछे का जो वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का, वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। ठोस, द्रव, गैस में अंतर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, पक्की बात आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। आगे क्या है? अब हम लोग इसका रासायनिक वर्गीकरण करने वाले हैं। रासायनिक वर्गीकरण में मुख्य रूप से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हो गया क्या? शुद्ध पदार्थ, और दूसरा हो गया क्या? मिश्रण। यानी कि अगर हम पदार्थ को उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर विभाजित करें तो 2 प्रकार में बांटेंगे। कौन कौन सा? एक होगा शुद्ध पदार्थ, एक होगा मिश्रण। अगर मैं बात करूं शुद्ध पदार्थ को फर्दर बांटा गया, फिर से डिवाइड किया गया तत्व और यौगिक के अंदर। अब परिभाषा आपको किसकी तैयार करनी है? तत्व की, यौगिक की। 2 परिभाषा नोट करते रहिए, इसका परिभाषा भी हम दूंगा हनु। उसके बाद मिश्रण भी 2 तरह का होगा। एक होगा समांगी मिश्रण और एक होगा क्या? विसमांगी मिश्रण। एक होगा समांगी मिश्रण और एक होगा क्या? विसमांगी मिश्रण। अगर मैं बात करता हूं तत्व के बारे में कि तत्व क्या होता है, तो देखिए कोई भी ऐसा परमाणु समूह जो अपनी प्योर अवस्था में है, शुद्धतम रूप में है, वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। और तत्व को एक परमाणु के अलावा कोई दूसरा परमाणु उसमें उपस्थित नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि ये सोडियम का तत्व है, सोडियम का क्या है? तत्व है, माने इसमें केवल और केवल किसके पार्टिकल हैं? केवल और केवल किसके पार्टिकल हैं? इसमें केवल और केवल सोडियम के कण हैं, केवल और सोडियम के परमाणु हैं। सोडियम के परमाणु के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब दूसरी बात करूं मैं यौगिक की, तो यौगिक क्या होता है इसको समझें। लेकिन इससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि तत्व के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं, है ना। आइए तत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ता हूं। ये रहा तत्व। तत्व क्या है भैया? जरा ध्यान से सुनना। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। कैसा रूप है? पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। वो अगर सोडियम का है तो केवल और केवल सोडियम का है, अगर वो सोडियम पोटेशियम का है तो केवल पोटेशियम का है, अगर वो कैल्शियम है तो उसमें केवल और केवल क्या है? कैल्शियम है। चीनी की बोरी है तो उसमें केवल और केवल क्या है? चीनी है। आलू की बोरी है तो उसमें केवल और केवल क्या है? आलू है। बात को समझ गए आप? बात को समझ गए? आगे क्या लिखा है कि तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ये मैं आपको इस चार्ट में दिखा दे रहा हूं। तत्व को फर्दर कितने भाग में बांटा गया? धातु, अधातु और उपधातु, 3 बातों में। अब इन तीनों के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या होती है धातु, क्या होती है अधातु और क्या होती है उपधातु। ये रहा आप लोगों के सामने।
धातु, अधातु और उपधातु का गुण। इसमें मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो धातुओं के बारे में पहला गुण लिखा है कि धातुएं कैसी होती हैं भैया, तो चमकदार होती हैं। मम्मी की पायल की अपनी एक अलग चमक होती है, देखा होगा आपने। मम्मी के पायल की अपनी चमक होती है, मार्केट से खरीदे गए छड़ यानी सरिया की एक अपनी चमक होती है, चांदी की एक अपनी चमक होती है। कहने का मतलब क्या कि हर धातु की एक विशेष चमक होती है। अघातवर्धिन्नता का मतलब क्या होता है? अघातवर्धिन्नता, अघातवर्धिन्नता का मतलब होता है कि अगर हम किसी धातु को ले लें और उसको पीटना चालू करें तो उसको पीट पीट करके एक चादर का रूप उसको दिया जा सकता है। यानी धातु को पीट पीट करके एक चादर का रूप दिया जा सकता है। यह प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी अघातवर्धिन्नता। प्रतिध्वनि की अगर बात करें तो सोनोरस इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस। और सोनोरस का मतलब यही होता है कि हर धातु की अपनी एक पर्टिकुलर ध्वनि होती है। मम्मी की पायल की एक अलग ध्वनि है, मम्मी की चूड़ी की एक अलग ध्वनि है। तो हर धातु की अपनी एक विशेष क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, जब तलवार से तलवार टकराती है उसकी एक अपनी विशेष ध्वनि होती है। समझ रहे बात को? अच्छा, धातुएं जो होती हैं ये ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। यानी कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति है लोहे का कील बोर्ड में डाल दे, देखे हैं? नहीं, क्योंकि लोहे की कील क्या है? लोहा क्या है? धातु है। और जब उसको बोर्ड के अंदर डालेंगे तो उसमें क्या मार देगा? करंट मार देगा, है ना। इसलिए लोहे की कील नहीं उसमें डालते हैं, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है सोना, चांदी, लोहा इत्यादि, सब इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं अधातु के बारे में। जो गुण आपने धातुओं में देखा वो अधातु में नहीं पाया जाता। यानी अधातुएं चमकदार नहीं होती, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती। अच्छा, आप बताइए कोयला चमकता है? कोयला में आपने चमक देखी है? नहीं देखी होगी। और समझ रहे हैं, लकड़ी में आपने चमक देखी है? लकड़ी में नहीं देखी होगी, है ना। तो अधातुएं क्या होती हैं? चमकदार नहीं होती। दूसरी बात, इनमें अघातवर्धिन्नता का गुण नहीं पाया जाता। यानी अगर हम लकड़ी को पीटना शुरू करें और चाहे कि वो एक चादर के रूप में, वो एक शीट के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा जी, प्रतिध्वनि नहीं होती है। यानी अगर हम देखें तो किसी भी अधातु के अंदर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इनमें विद्युत का प्रवाह संभव नहीं है। अगर लकड़ियाँ गीली ना हो तो, गीली हो जाएगी तो वो अलग केस चला जाएगा, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पक्का? चलिए, अगली बात क्या लिखा है कि इसमें उदाहरण दिया है, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। ठीक है, और उपधातु वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो धातु और अधातु दोनों से थोड़ा थोड़ा गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब इसके उदाहरण क्या हैं? बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। पक्की बात है क्या? पक्की बात है क्या? आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब एक चीज और है आप लोगों के सामने, मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये सारे अंतर आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, सारे अंतर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए, मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है, ध्यान से सुनिए इसको। तो लिखा है कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। आपको मैं एक चीज समझा दूं, अगर जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने देखी है चाय, क्या देखी है? चाय। चाय बनाने के लिए क्या करेंगे?
तो भैया इस प्रकार से एक हम बर्तन लेंगे, ठीक है, और इस बर्तन के अंदर हमने पानी लिया, दूध लिया, चाय पत्ती डाल दिया इसमें, है ना, चाय पत्ती डाल दिया। अब इसको खौलाना शुरू कर दिए। जब इसमें हम चीनी डाल रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, यही कॉन्सेप्ट आपको मिश्रण और यौगिक में अंतर करा देगा। जब हम इसमें चीनी डाल रहे थे तो मान लिया कि इतने दूध और पानी के लिए 2 चम्मच चीनी पर्याप्त है, मान लेते हैं 2 चम्मच चीनी पर्याप्त है। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैंने थोड़ी कंजूसी दिखाई और उसमें 2 चम्मच में से 4-5 गो दाना चीनी का निकाल लिया। चीनी का 4-5 गो दाना क्या कर लिया, निकाल लिया। ये बताइए इसके टेस्ट पे, इसके स्वाद पे कोई खास असर पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने इसमें थोड़ी सी माने 2-4-10 गो दाना चीनी का, थोड़ी सी चीनी इसमें एक्स्ट्रा मिला दिया, और जैसे ही एक्स्ट्रा मिलाया तो भी इसके स्वाद पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यानी मिश्रण क्या है बताएंगे तो कहेंगे कि इसमें थोड़ा भी अगर चेंज किया जाए तो कोई बड़ा चेंज दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे, आपको बात और अच्छी क्लियर हो जाएगी। आपने कभी देखा है जब घर वगैरह बनता है तो उसमें एक लेबर होता है, और ये लेबर क्या करता है कि एक जगह पे बालू, सीमेंट और पानी मिला करके मसाला तैयार करता है। सबने देखा होगा मसाला तैयार करता है। मैं एक घटना बताता हूँ, यहाँ से याद आ गई मुझे कि जब हम लोग छोटे थे ना, मकान बन रहा था, हमारा दुआर बन रहा था, तो दुआर पे क्या हो रहा था कि बैठका बन रहा था। तो जब ये मसाला बन रहा था तो उसमें हम और भैया दोनों लोग क्या करते थे कि आजुरी इतना ही होती है, आजुरी से हम लोग क्या करते थे कि उसमें ले जा करके मिला देते थे बालू, कि मसाला तनी ज़्यादा बनेगा ना। ये नहीं समझ में आता था कि सीमेंट गबड़ा जाएगा, ये नहीं समझ में आता था, खाली बलुइया ले जाके मिला देते थे। तो मिस्त्री ज़्यादा काम करेगा उस दिन, मिस्त्री उस दिन ज़्यादा काम करेगा। अच्छा, मिस्त्री देखता था, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि इसमें अगर थोड़ी बहुत मात्रा अगर बालू की बढ़ भी जाएगी, एक आध अजूरी, तो कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसे तब भी मसाला कहा जाता, और हमने जब एक्स्ट्रा बालू मिला दिया तब भी ये मसाला ही है। यानी इसके गुण में, इसके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, थोड़ा चेंज से, ये बात दिमाग में रखिएगा। लेकिन ये तो हुई मिश्रण की बात। अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूं यौगिक की, किसकी? यौगिक की। आप लोगों में से किसको किसको पता है जल का सूत्र क्या है? तो ज्यादातर लोग जवाब देंगे H2O। क्या जवाब देंगे? H2O का। अब जल क्या मतलब? जल का मतलब इसका सूत्र होता है, जल का रसायन में सूत्र होता है H2O, यानी पानी किससे किससे मिलकर के बना है। तो इसमें 2 भाग किसका है? हाइड्रोजन का है। 2 भाग इसमें किसका है? हाइड्रोजन का है। और 1 भाग किसका है? ऑक्सीजन का है। यानी 2 भाग इसमें मिलेगा हाइड्रोजन का और 1 भाग मिलेगा ऑक्सीजन का। तो बनता है क्या? तब बनता है क्या? जल बनता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा मन किया कि मैंने 2 भाग हाइड्रोजन कर दिया और 2 भाग ऑक्सीजन कर दिया, यानी सूत्र बना H2O2। मैंने कहा कि ये जल है। आप विश्वास करोगे? आप कहोगे नहीं सर, ये जल नहीं कुछ और है, ये जल नहीं कुछ और है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। सिर्फ 1 परमाणु बढ़ाने से ना इसका भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। अगर थोड़ा परिवर्तन करने से बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। बात समझ गए?
अब परिभाषा दिखा दे दोनों की तो मजा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिश्रण के बारे में, उसके बाद इसकी परिभाषा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या है? मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बना होता है। या तो उसमें केवल और केवल शुद्ध तत्व होंगे, नहीं तो शुद्ध यौगिक होंगे जिनसे मिलकर के बना होता है कौन? ये मिश्रण बना होता है। पक्की बात। चलिए दूसरी बात, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और एक को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब पहले समझ लेते हैं समांगी मिश्रण क्या है। जैसे हमने चाय उबाला, चाय बना रहे हैं, तो चाय जो बन के निकली, आप उसको कहीं से भी एक चम्मच उठा के ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। मतलब जो भी चीजें उसमें मिलाई जा रही हैं अगर पूरी तरीके से मिक्स होके एक जैसा रूप ले लेती है तो उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, क्या लिखा है भैया? वे मिश्रण जिनमें पदार्थ के परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, यानी उनको हम देख के नहीं बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर चीनी है, यहाँ पर दूध है, यहाँ पर पानी है, इसको हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ओके। समांगी मिश्रण कहलाते हैं संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। मतलब अगर मैं उसका एक चम्मच निकाल लूं तो जितना उसमें पानी होगा उसी के अनुपात में उसमें चीनी होगा और उसी के अनुपात में उसमें क्या होगा? चाय पत्ती, चाय होगी यानी दूध होगा, है ना? दूध होगा, चाय पत्ती होगी, सब कुछ बिल्कुल सेम का सेम, बिल्कुल डिट्टो रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा। पक्की बात है। अब आ जाइए विषमांगी की बात कर लेते हैं। विषमांगी क्या होते हैं? वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कल मैंने आपको दिखाया था, इस प्रकार से मैंने बनाया था आप लोगों के सामने। एक फ्लास्क लिया था और इस फ्लास्क में हमने क्या भर दिया था? वाटर भर दिया था, जल भर दिया था। इस प्रकार से क्या भर दिया था? जल भर दिया था। और मैंने इसमें डाल दिया था एकदम इत्तू सा डाला था हमने पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत थोड़ा, आपने अगर क्लास की होगी तो देखा होगा, बहुत थोड़ी मात्रा में डाला था, इतनी कम मात्रा कि आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा था कितना डाल रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसमें डाला तो क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला कि इसका जो पूरा का पूरा विलयन था ना, वो पिंक हो गया था। कैसा हो गया था? पिंक हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसका मतलब ये है ना कि इस पूरे पानी में जो उसके कण हैं, किसके कण? पोटेशियम परमैंगनेट के, वो पूरी तरीके से क्या थे? एक समान रूप से बट गए थे। एक समान रूप से क्या हो गए थे? बट गए थे, छितरा गए थे, फैल गए थे। कैसा मिश्रण बना सर? समांगी मिश्रण बना। हर जगह इसका मात्रा, हर जगह पोटेशियम परमैंगनेट और जल की मात्रा क्या होगी? समान होगी। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है विषमांगी मिश्रण के लिए? इन्होंने कहा, ध्यान से देखिएगा इसको भी, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले रहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण क्या दिया है? शक्कर और बालू। बालू और शक्कर, अगर इसको हम लोग पानी में मिला दें तो बालू अलग हो जाएगा और चीनी पानी के साथ क्या कर जाएगा? घुल जाएगा। ठीक है, एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू क्या भिन्न भिन्न घटक होगा। यानी बालू कहीं ज़्यादा तो कहीं शरबत ज़्यादा, चीनी ज़्यादा, है ना? ऐसा हो जाएगा। ये पक्की बात है क्या? हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट किसका आता है? इसी तर्ज पे हम लोग समझेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों का क्या? यौगिक का। चलिए यौगिक को दिखा दूं मैं आप लोगों को। क्या लिखा है यौगिक के बारे में, जरा ध्यान से देख लीजिए। दो या दो से अधिक परमाणु, एकदम क्लास में याद होना चाहिए। दो या दो से अधिक परमाणु, बोलिए बार बार, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु
आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर, आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में, वहां अनुपात क्या था? निश्चित नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है? अनुपात हमेशा और हमेशा निश्चित रहेगा। निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। जो यौगिक में जो परमाणु भाग लेते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं एक बंध के द्वारा, और उस बंध को क्या नाम दिया गया? रासायनिक बंध। सर बंध वाली बात हमें समझ में नहीं आई, बंध हमें समझ में नहीं आया, तो मैं समझाता हूं आपको। जस्ट इमेजिन करिए, मुझे एडमिशन लेना है एक बहुत बढ़िया शानदार से स्कूल में, जिसकी फ़ीस पता चली मुझे कि पर मंथ जो है 3000 रुपये है। जस्ट इमेजिन, मैं आपके पिताजी के पास गया, मैंने कहा नमस्ते अंकल जी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, खुश रहिए। हाँ बताओ क्या हुआ बेटा? मैंने कहा अंकल जी जो है मुझे पढ़ना है और ड्रेस लेनी है, कॉपी किताब लेनी है, और मुझे 3000 रुपये दे दीजिए, है ना। तो मेरा 1 महीने का काम निकलेगा और हर महीने मुझे 3-3 हज़ार रुपये देते रहिएगा, मैं अपनी फीस भरता रहूँगा। अंकल जी आपके पापा कहेंगे क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँ? मैं ऐसा क्यों करूँ? वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे और उनके बीच में बंधन नहीं है, किसी का कोई बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन हमारी जगह अगर आप होते तो, पापा ऐसा है मुझे 9th क्लास में एडमिशन लेना है और उसमें फलाने स्कूल में लेना है जिसकी फ़ीस 3000। कोई बात नहीं बेटा, चलो हम एडमिशन करा देते हैं, ड्रेस कॉपी किताब सब तुमको दिला देते हैं। क्यों? वही चीज़ मैंने कहा तो मेरे लिए ना, आपने कही तो हाँ। क्यों? क्योंकि आपके और उनके बीच में क्या है? एक बॉन्डिंग है, एक बंधन है, और इस बंधन के कारण ही वो आपको पैसे दे देंगे और मुझे नहीं देंगे। ठीक है, तो जो परमाणु होते हैं ना, उनके बीच में क्या पाया जाता है? रासायनिक बंध पाया जाता है। रासायनिक क्या पाया जाता है? बंध पाया जाता है। रासायनिक क्या पाया जाता है? बंध पाया जाता है। और इस रासायनिक बंध के द्वारा ही एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपसे मैं पूछूं कि ये बताइए नमक का सूत्र क्या होता है? जो हम लोग साधारण नमक खाते हैं, इस नमक का सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है, जिसमें एक होता है सोडियम और दूसरा होता है क्लोरीन। एक होता है सोडियम, दूसरा होता है क्लोरीन, और इन दोनों के बीच में इस प्रकार का एक बंध पाया जाता है। वास्तव में नहीं होता, माना जाता है। तभी जैसे मैं कहूं कि आप अपने पिताजी से हमेशा चिपक के रहते हैं, नहीं रहते। दो बॉडी अलग अलग है, लेकिन दोनों में क्या है? बॉन्डिंग है, एक रिश्ता है, और उस रिश्ते की वजह से ही आपको एडमिशन मिल गया और मुझे एडमिशन नहीं मिला। सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि एक बॉन्डिंग है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सोडियम और क्लोरीन के बीच में पाई जाती है, और इनका अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा 1:1 का। यानी सोडियम और क्लोरीन के बीच में हमेशा अनुपात क्या रहेगा? 1:1 का। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जल की, जल यानी कि पानी, और पानी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला अभी तो आपने बताया था सर, H2O, जिसमें दो क्या है? दो क्या है इसमें? हाइड्रोजन है, जबकि एक क्या है इसमें? ऑक्सीजन है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात आपसे कोई पूछे तो आप कितना बताएंगे? 2:1 बताएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा NH3, इसको कहते हैं बेटा जी अमोनिया। अमोनिया गैस आपने सुनी होगी, इसको क्या कहते हैं? अमोनिया। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना? अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना? तो आप कहेंगे सर एगो नाइट्रोजन है और 3 गो हाइड्रोजन है, यानी इसका अनुपात निकल के आता है क्या? 1:3, 1:3।
तो यहाँ पे इसका अनुपात फिक्स है। अगर मैं आपसे कोई और बात कहूँ तो आप उसका भी जवाब दे सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये भैया मीथेन गैस है, ये कौन सी गैस है? मीथेन है। इसको बायोगैस भी कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, इसको मीथेन गैस भी कहते हैं, है ना। इसको गोबर गैस भी कह दिया जाता है, इसको कोल गैस भी, कोयला की खदानों में मिलती है, कोल गैस भी कह दिया जाता है। लेकिन इसका सर्वविदित नाम, जिसको सब दुनिया जिस नाम से जानती है, वो कौन सा नाम है? मीथेन है। ठीक है, तो मीथेन में अगर परमाणुओं का अनुपात पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि सर एक हिस्सा इसका क्या है? कार्बन है, जबकि 4 हिस्से इसके क्या हैं? हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग अनुपात हर अलग अलग यौगिक का होता है। ये अनुपात कभी बदल नहीं सकता, ये यौगिक की खासियत है। मिश्रण में अनुपात थोड़ा बहुत बदल जाएगा ना, तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस आधार पे हमने सारा डिस्कशन कर लिया आपके साथ। किसके किसके बारे में हो गया? शुद्ध पदार्थ के बारे में हो गया, मिश्रण हो गया, समांगी और विषमांगी मिश्रण हो गया, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु हो गया। अब बात बचती है 2 चीज़ों की, एक है कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। यौगिक जो होते हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं। जो यौगिक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह से? यहाँ पे मैं बता दूं आपको। यौगिक को इंग्लिश वाले किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं बेटा जी कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। सबसे बड़ा गुण क्या कंपाउंड का निकल के आया? कि इनमें अनुपात फिक्स रहता है। लिख दिया हमने यहाँ पर, परमाणुओं के मध्य अनुपात निश्चित होता है, अनुपात निश्चित होता है। परमाणुओं के मध्य अनुपात निश्चित होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हम बात कर लें अगर इसके प्रकार की, नहीं पहले उदाहरण आपको बता दे कुछ। अभी आपने जो उदाहरण देखे हैं वही उदाहरण मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे H2O, इसको क्या बोला गया? जल। जैसे NH3, इसको क्या बोला गया? अमोनिया। जैसे CH4, मीथेन। ये सब के सब क्या हैं? CaCO3, जिसको आप लोग खड़िया बोलते हो, चूना पत्थर बोलते हो, खड़िया बोलते हो, चूना पत्थर बोलते हो, चूना पत्थर। या इसका एक नाम और आप लोग जानते रहिए, मार्बल को ही चूना पत्थर कहते हैं, खड़िया हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रियल नाम है। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से ये जितने भी उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे, ये सब के सब क्या हैं? यौगिक हैं। ठीक है भैया। अब इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके वर्गीकरण की बात करें, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की उपस्थिति के आधार पर ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया कार्बनिक यौगिक और दूसरे को बोला गया अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, 2 पार्ट में ये डिवाइड किया जाता है। कार्बनिक कौन कहलाते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन
की उपस्थिति होती है, कार्बन की उपस्थिति होती है, वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मीथेन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल क्या है? कार्बनिक यौगिक है। डीजल क्या है? कार्बनिक यौगिक है। वैसलीन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। माने सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हो वो सब के सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इसके अलावा अकार्बनिक यौगिक वो होंगे जिसमें कार्बन नहीं पाया गया, जैसे अमोनिया NH3, ठीक है, कॉमा अमोनियम क्लोराइड जिसको आप लोग नौसादर कहते हो, है ना। ये क्या है? अमोनिया हो गया, नौसादर हो गया, जल हो गया, है ना, जल हो गए, खनिज हो गए, है ना, खनिज हो गए। ये सब के सब क्या हैं? अकार्बनिक यौगिक हैं। क्या हैं? अकार्बनिक यौगिक हैं। तो ये रहा कार्बनिक और अकार्बनिक की कहानी आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इसमें कुछ पृथक्करण की विधियां हैं, उन विधियों को भी हम लोग बारी बारी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पृथक्करण की विधियों में एक विधि आती है वाष्पीकरण की। जैसे मैंने शरबत बनाया, चीनी और पानी का शरबत बनाया मैंने। किसका? चीनी और पानी का। अगर चीनी और पानी का शरबत बना हुआ है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उसमें से चीनी अलग कर दूं, पानी अलग कर दूं, तो क्या करना होगा? आप कहेंगे सर उसको खौला दीजिए, पानी उड़ा दीजिए, निचवा बच जाएगा, वो चीनी होगा। पक्का बात है। सेम बात यहाँ पे लिखी है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पीकरण। यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण क्वथनांक दूसरे से कम होता है, तब ये प्रोसेस अपनाई जाती है। यानी कुल मिला के कहना क्या चाहता है कि अगर ऐसी कोई चीज है जिसका क्वथनांक मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई चीज खौलने लगती है, उबलने लगती है, उसका क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक, अगर दो चीज़ों के क्वथनांक में गैप ज़्यादा है, एक 500 डिग्री सेल्सियस पे गल रहा है और दूसरा खौल रहा है, और एक मान लीजिए 100 डिग्री पे खौल रहा है, तो दोनों में अंतर होगा ना। तो इसको वाला उड़ा दीजिए, जो ही बच जाएगा यही आपका मिल जाएगा मटेरियल। उदाहरण क्या लिखा है? रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग के जो घटक होते हैं वो अवशेष के रूप में नीचे बच जाते हैं। सीधा सीधा अपने दिमाग में बस एक बात याद रखना, चीनी और पानी का शरबत है, मैंने पानी को उड़ा के गर्म करके हटा दिया, बच गया उसमें क्या? वो हमारी चीनी बच गई। तो दोनों चीज़ों को अलग कर लिया गया। एक विधि होती है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने कभी देखा होगा दूध की एक मशीन आती है, एक तरफ से दूध डाला जाता है और उसको ऐसे ऐसे घुमाया जाता है और नीचे से उसमें से क्रीम निकलती है। देखें आप लोग, क्रीम निकलती है। तो ये प्रोसेस किस सिद्धांत पे काम करती है? अपकेंद्रण पे काम करती है, ठीक है। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले आते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, इसमें पूरी तरीके से इसको हिला दिया, पूरा मिक्स हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए ऐसे। थोड़ा सा बालू ले लो ना यार, थोड़ा बालू ले लो, अब पानी में ऐसे से खूब मिला दो, मैला पानी दिखाई देगा। फिर थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दो, आप देखेंगे ना नीचे वहाँ मट्टी बैठ जाएगा, बालू बैठ जाएगा और ऊपर पानी हो जाएगा। कौवा वाली कहानी सुने हैं ना? उसको प्यास लगता है तो बगल में रखे कंकड़ को डालता है, कंकड़ नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। ये उसी सिद्धांत पे काम करता है। ये हमने ले लिया इसमें, और ऊपर की ओर क्या हुआ? हल्के कण, और नीचे की ओर क्या हो गए? भारी कण इकट्ठा हो गए। दूध से क्रीम को पृथक करना इसका सबसे सदाबहार एग्जाम्पल है।
ठीक है। अगला है पृथक्करण कीप। इसमें क्या होता है कि ऐसे दो द्रव लिए जाते हैं, ऐसे दो द्रव लिए जाते हैं जिनका घनत्व अलग अलग है। अब क्या करेंगे, इस ट्यूब के अंदर, इस मशीन में एक तरह से ये फ्लास्क है, इसको बंद कर देंगे, रख लेंगे और थोड़ी देर के लिए खुला ऐसे छोड़ देंगे। जब दोनों आपस में अलग अलग हो जाएं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये कुछ येलोइश पोर्शन है इसका और ये कुछ ब्लूइश पोर्शन है, ये हल्का पीले रंग का दिख रहा है, ये हल्का जो है नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है। ये मान लेते हैं कि मिट्टी का तेल है और ये जल है, दोनों आपस में मिक्स कर दिया गया। मैंने क्या किया, मैंने चाहा इसको अलग कर लूँ, कैसे पॉसिबल है, तो इस कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक टोटी लगी होती है, नॉब लगी होती है। पहले तो इसको खूब बढ़िया से हिला के और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें सेट करके, हाथ से नहीं होता, हिला के और स्टैंड पे इसे कस दिया जाता है इसको, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये दोनों अलग अलग हो जाएं तो नीचे अपना कोई बर्तन लगाया जाता है और इस टोटी को खोल दिया जाता है। जब तक ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है तब तक लेंगे, जब ये गिरने लगेगा तुरंत टोटी बंद कर देंगे, हटा देंगे, फिर दूसरा का लगा देंगे, अब इसको अलग कर लेंगे। तो ये पृथक्करण कीप से होगा जब दो द्रव आपस में घुलनशील ना हो तो, है ना। क्या लिखा है, दो अघुलनशील द्रव आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग किए जा सकते हैं। पृथक्कारी कीप का स्टॉप कार्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा हो जाता है या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विधियां हो गई, एक आध विधि और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे एक विधि है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन कल आपने एक प्रोसेस पढ़ी थी, क्या पढ़ा था ऊर्ध्वपातन में, कि जब व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में न बदलकर डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिसे आप लोगों को अभी मैंने बताया, इसको क्या कहते हैं, नौसादर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नौसादर। तथा खाने के नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे गैस बन जाती है जबकि नमक शेष रह जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नौसादर और नमक को आपस में अगर मिला दिया जाए तो आप दोनों को अलग कैसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर नमक और कपूर को मिला दिया जाए तो आप अलग कैसे करेंगे। भैया उसको खुले में छोड़ दीजिए, कपूर उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये विधियां हैं जिनसे हम अलग कर सकते हैं। अगली कहानी क्रोमेटोग्राफी, ये दो या दो से अधिक रंगों को अलग करने के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। दो या दो से अधिक रंगों को अलग करने के लिए अपनाई जाती है। जैसे ये देखिए, ये अलग अलग रंग हैं, इसमें ये ब्लू है, ये ग्रीन है। अब इसको अलग करना है तो सबसे पहले यहाँ से कीप खोलिए, अलग हो गया, ग्रीन वाला बच जाएगा। इसमें और मान लीजिए कई सारे रंग हैं तो सारे रंगों को अलग अलग हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अगली प्रोसेस इसमें कौन सी है, अगली प्रोसेस आती है आसवन विधि। आसवन विधि क्या कहती है, तो बताया गया दो संघटकों के बीच एक क्वथनांक दूसरे से कम हो, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये रही शराब, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, अमिताभ बच्चन ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। मान लो कि ये है शराब और इसमें कोई दीपक नाम का लड़का है और उसने मिला दिया पानी। मैंने दीपक से कहा कि ऐसा है, शराब और पानी को अलग कर दो, कैसे करोगे। तो उसने कहा कि सर ऐसा करिए, तुरंत आसवन विधि लगा दीजिए। आसवन विधि क्या कहती है, सुनो पहले। इसका जो होता है क्वथनांक वो लगभग होता है 61 डिग्री से लेके 65 डिग्री के आसपास। इसका क्वथनांक होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं क्वथनांक इनके, दोनों के क्वथनांक क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों के क्वथनांक कितने हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों के क्वथनांक अलग अलग हैं, एक को गर्म करना शुरू किया गया, मिले हुए विलयन को शुरू किया गया, तो
गर्म करने की स्थिति में ये 60 डिग्री पे उबलने लगेगा, ये 100 डिग्री पे उबलेगा। 60 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर पहुंचे आपका, ये उबलना शुरू हो जाएगा, ये चुपचाप शांत रहेगा। तो इसको इस कीप के द्वारा इधर अलग कर लेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, पानी बच जाएगा। इसमें क्या है, पानी और शराब का मिश्रण है। हमने गर्म करना शुरू किया, शराब यहाँ से उड़ी और उड़ने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होती चली जाएगी और पानी यहीं पे रह जाएगा। तो दोनों क्या हो, अलग अलग हो गए। तो ये बेटा जी कुछ विधियाँ थी आप लोगों के लिए, बेहद ही इम्पॉर्टेंट विधियाँ थी और इन विधियों के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा। एक और चीज़ है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। इम्पॉर्टेंट लगाइएगा, तुरंत इम्पॉर्टेंट लगाइएगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें अगर परिवर्तन किसी चीज़ में किया जाए वापस अपनी अवस्था में चला आएगा। जस्ट इमेजिन करिए कि मेरे पास ये बोतल है, मैंने इसको दबा के पिचका दिया, दबा के पिचकाया, ये पिचक गई, मैंने फूंक मारी, ये फूल गई, जैसी थी वैसी अपनी अवस्था में वापस आ गई। कैसा परिवर्तन कहलाएगा ये? तो ये कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। तो लिखा हुआ है कि ये उत्क्रमणीय होता है, माने इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। बोतल है तो उसको पिचका सकते हैं और पिचकाई हुई बोतल को फुला सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, माने इसमें एक बार अगर चेंज हो गया तो वो परमानेंट हो गया, अब उसमें बदलाव संभव नहीं है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि आपने पिसान लिया, उसका आटा गूथा, उसकी रोटी बनाई, अब चाहो आप उस रोटी को फिर से पिसान बना दे, आटा बना दे, क्या ये संभव है? नहीं है। तो अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसको वापस नहीं किया जा सकता, तो ये कहा गया क्या, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। मैंने 4 लोगों के समाज में किसी को कुछ उल्टा शब्द बोल दिया या किसी ने मुझे बोल दिया, आजीवन जब जब वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो मेरे दिमाग और दिल में ये बात रहेगी कि हाँ, फला व्यक्ति ने मुझे ऐसी स्थिति पे ये बोला था। कैसा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमेशा और हमेशा नए पदार्थ बनते हैं। इसकी बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा निकाली जाती है, लेकिन इसमें क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा निकाली जाती है, बड़ी मात्रा में, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है भैया? बर्फ का पिघलना, पानी का बर्फ में जमना, वाष्प हुए जलवाष्प को जो है पानी में बदलना। तो ये सारे चेंजेस किसके हैं? इसके हैं। लेकिन लकड़ी का जलना, खाना पकना, जो भी पकने वाली चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहा चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट एनालाइज किया। जितनी बातें बताई है मैंने, इतनी बातों का आप लोग नोट्स बना लेंगे और नोट्स बनाने के बाद आप लोग उसको फिर से उसी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, तीसरे चैप्टर के साथ मिलूंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।